Okay, so today we are going to start with NCERT textbook questions based on the chapter equilibrium. So without wasting time, let us start with the first question. A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container. यानी देखिए एक लिक्विड है, एक लिक्विड लिया हुआ है आपने कंटेनर में, ठीक है। उसको आपने क्या कर दिया, ऊपर से आपने सील कर दिया, मतलब ऊपर से ये कंटेनर जो है सील्ड है, पूरी तरह से बंद है। इसमें एक हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है, उसमें लिक्विड भी है, साथ के साथ लिक्विड के साथ क्या है कि उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे वेपर फॉर्म में भी है, यानी ऊपर हमने थोड़ा वेपर ले लिया उसका, और नीचे जो है उसको ले लिया हमने लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब इसके लिक्विड और वेपर स्टेट में क्या है, इक्विलिब्रियम है बीच में, ठीक है। सो देर इज़ अ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन दैट, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स्ड है, तो टेम्परेचर फिक्स्ड टेम्परेचर। तो हमें अब क्या बताना है यहाँ पे, दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज, और वॉल्यूम हमने बढ़ा दी। अब कंटेनर की वॉल्यूम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने कंटेनर सील तो कर रखा है बट विद द हेल्प ऑफ पिस्टन लगा रखा है, मान लीजिए पिस्टन लगी हुई है, ताकि पिस्टन को मैं ऊपर नीचे करके जो है इसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकूँ। सो व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर, कि वहाँ जो वो आपका लिक्विड वेपर स्टेट में, दोज आर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दूंगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा, तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अंदर का क्या हो जाएगा, अंदर का एरिया एक तरह से बढ़ जाएगा, और वेपर वहाँ पे सेम ही अमाउंट में होंगे। तो सेम ही अमाउंट ऑफ वेपर जो हैं इस बार आपके बड़ी जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चेंज ऑन वेपर pressure if the volume is increased, if volume is increased suddenly, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेपर वेपर्स आर सेम वेपर्स आर अवेलेबल फॉर अ लार्जर स्पेस, सो सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स आर अवेलेबल, ठीक है, सेम ही वेपर्स हैं बट वो अवेलेबल होंगे लार्जर स्पेस के लिए। क्यों लार्जर स्पेस, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सो दैट इम्प्लाइज वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। भाई अब ये डिक्रीज क्यों होगा, देखिए क्यों, सीधी बात है, अगर हम प्रेशर के फॉर्मूला पर जाएं तो वो क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। जब मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ तो एक तरह से मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे, उसका अमाउंट जो है वहाँ पर सेम रह रहा है, तो अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेम अमाउंट के लिए वेपर जो है आपका लार्जर स्पेस के लिए अवेलेबल होंगे, तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, आपका वेपर प्रेशर वहाँ पे घट जाएगा, लार्ज स्पेस मतलब एरिया बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपका। वहीं पे बी पार्ट पे चलते हैं, दैट हाउ डू, कि रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम रेट की बात कर लेते हैं कि रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसी सेम कंटेनर के लिए। क्वेश्चन है अब आपका, हाउ डू द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। So question is, how do the rate of evaporation and condensation changes initially, change initially। अब इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर देखिए क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, टेम्परेचर तो फिक्स करके रखा हुआ है हमने, ठीक है। फिक्स टेम्परेचर है आपका, तो वो चीज़ फिक्स रहेगी, तो उस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हम बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो आप लोग जानते हैं, इवेपोरेशन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। एंड एज द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट,
as the temperature is constant, so the rate of evaporation also remains constant। चलिए ये तो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सेकंड पे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विल बी लो इनिशियली, मतलब शुरुआत में तो कम होगा, यानी जब हमारा क्या किया हमने, वेसल क्लोज था, तो इनिशियली बात हो रही है, यानी शुरुआत में। तो शुरुआत में जब हमने इसको खींचा, बाद में खींचा ना हमने इसको, वॉल्यूम हमने बाद में बढ़ाया, तो इनिशियली क्या हुआ और फाइनली क्या हुआ। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे कम मॉलिक्यूल्स होंगे हमारा यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स भी कम होंगे, जो किस पे डिपेंड करते हैं, आपका लिक्विड सरफेस के साथ जो कोलाइड करते हैं वो भी कम होंगे आपके। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है शुरुआत से जब बाद में हम देखेंगे ना, तो वो घट जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके बीच का जगह बढ़ जाएगा। तो हम इनिशियली, कहने का मतलब ये है कि हम बेसिकली इस स्टेट के बारे में बात करते हैं कि बाद में जो जिस स्टेट में हम पहुंच गए, तो वहाँ पर रेट ऑफ कंडेंसेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए रेट ऑफ कंडेंसेशन लो हो जाएगा, विल बी लो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करता है आपका कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन द वेपर्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम, या मॉलिक्यूल्स एज कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो कोलिजन्स होंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एज वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ रही है। ऑफ कोर्स अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, तो ऊपर बताया था ना आपको कि यहाँ पर हमारे जो वेपर हैं उनकी क्वांटिटी तो वही है, कंटेंट तो वही है, वही 4 मॉलिक्यूल अगर आपके उस वेपर स्टेट में है तो वही 4 मॉलिक्यूल रहेंगे। बट इस बार आपने क्या कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा तो कोलिजन घट जाएंगे, और कोलिजन घट जाएंगे तो उनका रेट भी क्या हो जाएगा, रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी लो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है अब आपका, नाउ कम्स द सी पार्ट। what happens when equilibrium is restored finally, what happens when equilibrium is restored फाइनली इक्विलिब्रियम को आप रिस्टोर कर देंगे वहाँ पर, एंड व्हाट विल बी फाइनल वेपर प्रेशर, एंड व्हाट विल बी फाइनल वेपर प्रेशर। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है तो देख लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले चलते हैं इक्विलिब्रियम पे। अब देखिए इक्विलिब्रियम जब रिस्टोर्ड होगा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब ना वहाँ पे कंडेंसेशन होगा ना ही इवेपोरेशन, दोनों रेट बराबर हो जाएगा। मतलब अगर होगा भी तो जितना भी होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम होता है, मैंने लास्ट बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है। सो इट इज़ नॉट स्टैटिक, मतलब रुकेगा नहीं वो। ठीक है, रुकेगा तो नहीं, बट जितना भी वो होगा कंडेंसेशन, तो वो इवेपोरेशन के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें ये चीज़ मिल गया। तो वहाँ पर जो फाइनल वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या होगा, तो फाइनल वेपर
प्रेशर विल बी सेम। तो फाइनली वो सेम हो जाएगा, सेम एज द ओरिजिनल, बिकॉज वेपर प्रेशर of a liquid depends only on temperature and not volume। ठीक है, ये तब है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो सेम रहेगा किसके, टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल के। ठीक है, बिकॉज vapor pressure of liquid depends only on temperature and not volume। अब ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया और जो लास्ट सी पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों अलग किस तरह से, देखिए अलग इस तरह से कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने एकदम पूछा कि अगर कंटेनर में एकदम हम वॉल्यूम को चेंज कर देंगे, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, तो वेपर प्रेशर में एकदम क्या चेंज आएगा कि वो एकदम घट जाएगा। ठीक है, तो एकदम से तो डिक्रीज आ गया उसमें। ठीक है, बट जब ओवर टाइम अगर उसको आप थोड़ा टाइम के लिए रखें तो ऑफ कोर्स वहाँ पर क्या होगा कि टाइम के साथ वहाँ पर क्योंकि जगह ऊपर है, प्रेशर कम हो गया, तो यानी दोबारा से वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर बनना शुरू होंगे। और जब वो वेपर दोबारा से बन जाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वेपर प्रेशर सेम रहता है, वेपर प्रेशर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है आपका। ठीक है, सी में हमने अलग बात की है और फर्स्ट में हमने अलग बात की है, बट अगर दोनों को आप कंपैरिजन करके देखें तो उसमें क्या बात की कि एकदम से क्या चेंज पड़ता है, एकदम से अगर आप चेंज करते हैं तब क्या चेंज होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप चेंज आपने किया, उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम आने दिया, तो इक्विलिब्रियम आएगा तो वहाँ पे दोबारा से वेपर बनने लगेंगे। जब पूरी तरह से वेपर बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द केसी, व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ SO2। ठीक है, गैशियस स्टेट में है प्लस ऑक्सीजन इन द गैशियस स्टेट। अब इक्विलिब्रियम है तो आपको पता ही है कि ये दो एरो बनते हैं। एरो का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड भी पॉसिबल है और बैकवर्ड भी पॉसिबल है। तो ऐसी रिएक्शंस के केस में ही जो दोनों तरफ से पॉसिबल होती हैं उन्हीं में इक्विलिब्रियम बनता है आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द SO2, तो ये जो ब्रैकेट होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट है कितना दे रखा है, तो 0.60 m। m मीन्स इट इज़ द मोलैरिटी, मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमें दे रखा है, ऑक्सीजन कितना है 0.82 m एंड SO3 गैस का कितना है 1.90 कैपिटल M। अब जब भी हम केसी की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए केसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आंसर, सो व्हाट विल डू, विल टेक द कंसंट्रेशंस, देखिए ये डिवाइड में है और साथ में इनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते हैं हम पावर में। जैसे O2 का कुछ नहीं दे रखा तो 1 है, SO2 का 2 दे रखा है, तो ये पावर में लेने हैं। तो पहले आते हैं आपके जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो पहले आएंगे, यानी SO3 मतलब ऊपर आएंगे पहले, मतलब ऊपर। ठीक है, पावर में क्या आएगा, जो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बन जाएगा। तो पावर में 2 है डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर SO2 आ रहा है, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, अब रिएक्टेंट की पावर यहाँ पर 2 है, फिर साथ में ऑक्सीजन है, इसकी पावर क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, ये देखिए इसकी तो वैल्यू दे रखी है हमें 1.90, तो ये तो हमने रख दिया कि इट इज़ 1.90, ठीक है, का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय
SO2 कितना दे रखा है देखिए 0.60 इस पूरे का स्क्वायर, और O2 कितना दे रखा है देखिए 0.8 कितना दे रखा है 0.82 की पावर 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर बनेगा हमारा 12.229, ठीक है। अब यूनिट क्या रहेगी, तो यूनिट अगर हम देखें, ठीक है, तो यूनिट तो हमें यहीं से बनाना पड़ेगा। यूनिट किस तरह से बन जाएगा अगर हम देखें, तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो ऑफ कोर्स ये मोलर होगा, तो मोलर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे क्या था, इसका भी m था तो उसका भी स्क्वायर हो गया, यहाँ m1। तो यहाँ पे पावर 3 है और ऊपर पावर 2 है, ठीक है। यानी ऊपर पावर 2 थी m की, नीचे पावर 3। जब आप सॉल्व करते हैं तो एक m बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक m नीचे बच जाएगा। तो इसको हम मोलर इन्वर्स या फिर मोल इन्वर्स भी बोल सकते हैं, मोलर इन्वर्स या फिर मोल, आपका मोल इन्वर्स लीटर, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। बट अगर मैं मोल को ही उल्टा बना दूं, यानी मोल इन्वर्स लिख दूं, तो ये लीटर ऊपर चला जाएगा और मोल आ जाएगा नीचे। तो यानी इसी को लीटर मोल इन्वर्स हम बोलते हैं। तो ये यूनिट यहीं से बनता है इसका, ठीक है, इक्वेशन से ही यूनिट बनेगा। Okay, so comes the next question, that at a certain temperature, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमें यहाँ पर जो है टोटल प्रेशर दैट इज़ गिवन टू अस इज़ 10⁵ पास्कल, जो कि लगभग एक बार के बराबर होता है 10⁵ पास्कल। मतलब लगभग एक एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हैं ना। एक बार कितना होता है हमारे पास 10⁵ पास्कल होता है, और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो लगभग 1.013 समथिंग बार होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है लगभग हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ये चीज़ दी हुई है, मतलब लगभग, नॉट एग्जैक्टली। पास्कल है तो पास्कल ही लेंगे, बट आपको एक आइडिया दे दिया मैंने, ठीक है। आयोडीन वेपर्स कंटेन, आयोडीन वेपर्स कंटेन्स 40% by volume, 40% by volume of iodine atoms, ठीक है। और रिएक्शन भी दिया हुआ है हमें, I2 जो है उससे गैशियस स्टेट में, और उससे क्या बन रहा है 2I बन रहा है। अब ये भी क्या है, ये भी हमारा गैशियस स्टेट में ही है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट Kp फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, कैलकुलेट Kp फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिए हमने K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो लास्ट केस में भी निकाला था, बट वो हमने जो है कंसंट्रेशन की टर्म में निकाला था। तो उसको हम कहते तो ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ही हैं, ये वाला भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है आपका, ठीक है। बट ये डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जैसे Kc जो होता है वो तब निकालते हैं, वो सिंपली हम K को भी सिंपली Kc ही बोलते हैं, दैट इज़ फॉर इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तब हम Kc या K बोलते हैं। Kp हम कब बोलते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर आप इसको निकालते हो, तब हम क्या लेकर चलते हैं, आपका Kp लेते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ द कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो देखिए अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें टोटल प्रेशर वहाँ पर दे रखा है 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है वहाँ पर, इसमें वेपर कितना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ ना, डायग्राम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये जो रिएक्शन है हमारा, इसमें आयोडीन बन रहा है और I2 बन रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं वहाँ पर I2 भी है और I भी है, दोनों ही अगर गैशियस स्टेट में मान लेते हैं, दोनों गैशियस स्टेट में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा I2 कितना है, तो देखिए आयोडीन वेपर स्टेट में किस फॉर्म में होगा, दैट इज 40%। तो ये जो है आयोडीन दे रखा है, यानी ये वाला जो हमारा आयोडीन है,
दिस इज 40% बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल का 40%। ठीक है, तो ये जो आई स्टेट में है, आई एटॉमिक स्टेट में है जो, ये कितना है 40% मीन्स 40/100 इंटू टोटल। अब टोटल अगर हम यहाँ देखें तो टोटल हमको दिया हुआ है, ठीक है, टोटल प्रेशर कितना होता है 10⁵ पास्कल। अगर हम डेल्टन्स पार्शल प्रेशर थ्योरी का यूज़ करते हैं तो मतलब जितना भी गैसेस होंगी तो जो टोटल प्रेशर बनता है वो इन्हीं के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना ये आएगा और जितना ये आएगा तो इसके सम के बराबर जो होता है वो प्रेशर हमारा टोटल होता है। तो कहने का मतलब है कि एक हिस्सा इसका होगा तो जो दूसरा हिस्सा होगा वहाँ पर वो इसका होगा, I2 का होगा। तो वो कितना हो जाएगा 60/100 इंटू 10⁵। अब ये तो 0.4 टर्म्स में आ गया और ये 0.6 टाइम्स आ गया, ये आ गया 0.4 इंटू 10⁵ और दूसरा बन गया हमारा 0.6 इंटू 10⁵। ठीक है, और अब हम क्या देख लेते हैं, अब मुझे केपी निकालना है। तो केपी किस तरह से निकालना है, निकलता तो वैसे ही है जैसे केसी हमारा निकलता है, बट उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो तो कंसंट्रेशन की पावर में जाते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब ये वाले, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे आपका कि अगर कंसंट्रेशन की जगह अगर मैं पार्शल प्रेशर का यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर केपी है, तो अब पहले तो आते हैं आपके जो ये राइट साइड में जो आते हैं ना वो टॉप पे लिखते हैं हम, तो आई आ रहा है, तो पार्शल प्रेशर ऑफ आई। ठीक है, और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका 2 है, तो स्क्वायर में 2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे लेफ्ट साइड में हमारा I2 है तो वो नीचे आता है, I2 आ जाएगा नीचे। और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हैं ठीक है उनको आप पुट कीजिए, स्क्वायर जहाँ पर है स्क्वायर कीजिए, जहाँ नहीं करना वहाँ ना करके पूरा सॉल्व करके यू विल गेट दी आंसर। तो यानी यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 0.4 जो पी आई के लिए है, आई के लिए 0.4 इंटू 10⁵ और इसका हमको करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आई टू है आपका 0.6 इंटू 10⁵। देन यू कैन सॉल्व, आपको 2.67 इंटू 10⁴ मिल जाएगा। अब जैसे लास्ट केस में हमने यूनिट्स निकाला था ना, इसमें भी निकाल सकते हैं। अब इसमें यूनिट ऊपर क्या है देखिए, ऊपर है पास्कल, मतलब पी है तो उसका पास्कल है, उसका स्क्वायर है तो पास्कल का स्क्वायर हो गया। नीचे सिर्फ पी ही है सिंपल, तो नीचे पास्कल हो जाएगा। तो एक पास्कल से एक पास्कल का, एक ऊपर का पास्कल कट गया तो आपका यूनिट जो है वो पास्कल में यूनिट बन जाएगा। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिखाएंगे दैट हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, राइटिंग एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए, जैसे एक नंबर में ये आ सकता है क्वेश्चन कि आपको एक रिएक्शन दे दिया, ठीक है, उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। नाउ इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ के सी और के पी। डिफरेंस मैंने बता दिया है, के सी जब है जब आप कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं और के पी तब है जब आप प्रेशर की टर्म में अगर आप लिखते हैं। तो देखिए ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इन फॉलोइंग रिएक्शन के लिए आपको लिखना है। तो फॉलोइंग रिएक्शन के लिए अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखिए, अब पहला रिएक्शन मैं आपको देता हूँ। सो पहला रिएक्शन है 2NOCl, ठीक है, गैशियस स्टेट में है। ठीक है, केसी ही लिखना है, यानी कंसंट्रेशन की टर्म्स में ही हमको लिखना है। गिव्स 2NOG गैशियस स्टेट प्लस Cl2। देखिए रिएक्शन में ये होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इट मस्ट बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो होती हो, बैकवर्ड में भी होती हो। तो केसी को कैसे लिखते हैं, जैसे कि आपको बताया है कि कंसंट्रेशन की टर्म में तो लिखना है, बट पहले क्या कर लीजिए, पहले देख तो लीजिए कि इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। इसमें कुछ नहीं दे रखा तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है।
ठीक है। तो इनको कंसंट्रेशन की टर्म्स में, यानी जो आपके राइट हैंड साइड आते हैं इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स, एंड जो लेफ्ट साइड में आते हैं दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ आते हैं, वो ऊपर आएंगे, हमेशा ऊपर लिखने हैं। रिएक्टेंट्स को हमेशा नीचे लिखना है। तो ये देखिए जो ये है NO, तो NO किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो इसकी कंसंट्रेशन पावर क्या आती है, ये इनको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शन। तो ये इसकी पावर में आपने ले जाना है। वैसे यहाँ Cl2 गैसियस स्टेट में है, पावर में 1, नीचे क्या है NOCl, ठीक है, पावर में 2। तो वैसे ही आपको लिख लेना है बी पार्ट के लिए, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन आपका 2 टाइम्स ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस S गिव्स। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी सॉलिड आते हैं ना, सॉलिड, तो सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को हम जो है वो जानबूझ के 1 ही ले लेते हैं। 1 क्यों ले लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रूल, ठीक है। ये एक रूल होता है कि स्टैंडर्ड, मतलब हमने ये एज्यूम करके हम चलते हैं कि इनका जो है, इनको हमने 1 ही लेना है, ठीक है। तो एक गैशियस, साथ में ऑक्सीजन जो भी है वो गैस स्टेट में है। सो नाउ हाउ वी कैन राइट इट। सो हाउ टू राइट इट, जैसे कि आप जानते हैं जो राइट साइड में चीज़ें आती हैं वो कहाँ जाएंगी, वो आएंगी ऊपर। तो ऊपर पहले लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड स्टेट। ये हो गया ऊपर 2, देन NO2 गैसियस स्टेट, ऊपर क्या चला गया 4, जो भी इसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1 है, ठीक है। यहाँ दे रखा है 2। तो ये पहले तो राइट साइड के आपने सारे के सारे लिख लेने हैं फटाफट से। ये पावर में 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया देखिए CuNO3, ठीक है, होल ट्वाइस, ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपका, ऊपर पावर में 2। अब आपने देखा होगा भी, स्टेट भी देखते रहो, साथ के साथ स्टेट भी लिखते रहो। अब देखो सॉलिड कौन कौन से हैं, अब देखो ये भी सॉलिड आ रहा है, ठीक है, ये भी सॉलिड आ रहा है। तो सॉलिड बाय कन्वेंशन वी से दैट दिस 2 आर 1, ठीक है। जो हमारा ये है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो इसको हम 1 लेते हैं। या तो कोई प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, मतलब सॉलिड कोई भी हो, उसको तो हमने भाई 1 ही लेकर चलना है, हमारा रूल है। तो इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ऊपर सिर्फ बच जाएगा आपका NO2 गैशियस स्टेट में पावर 4, और साथ में ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में पावर 1, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है। वैसे ही चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सी पार्ट, दैट इज़ द CH3 COO C2H5, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, प्लस H2O दैट इज़ द लिक्विड will give us CH3 COOH again aqueous plus C2H5OH with state again aqueous state, ठीक है। तो क्या करते हैं देखिए, इसका भी Kc की वैल्यू लिखेंगे तो किस तरह से लिखना है, जो राइट साइड में जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी ऊपर, कंसंट्रेशन लिख के। अब जो स्टोशियोमेट्रिक ऑप्शन देख लो, नहीं दिया है तो 1, नहीं दिया तो 1, नहीं दिया तो 1, नहीं दिया तो 1, ये लेकर आप इसको लिख दीजिए। क्या बन गया ये, C2H5OH की पावर 1 CH3 COOH, ठीक है। अगर साथ के साथ स्टेट आप लिख देते हैं तब तो और भी अच्छी बात है, विद स्टेट लिखें, ठीक है। ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हो गया, पावर हो गई 1 डिवाइडेड बाय CH3 COO C2H5, ठीक है, एक्वस स्टेट है, पावर क्या है 1, और साथ में H2O है, लिक्विड है, साथ में पावर है 1। तो ये सी पार्ट हो गया। ऐसे ही वी कैन डू द डी पार्ट ऑल्सो। देखिए डी पार्ट की जो रिएक्शन है ये है आपकी Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस स्टेट में, प्लस 3OH नेगेटिव अगेन एक्वस स्टेट में, ठीक है। इट गिव्स FeOH होल थ्राइस, ये सॉलिड स्टेट में है। तो इन रिएक्शंस को कैसे हम लिखेंगे देखिए। अब इसके लिए भी Kc की वैल्यू वैसे ही लिखना है, जो राइट साइड में है वो तो आ गया ऊपर, ठीक है। अब बाय कन्वेंशन रूल ये भी सॉलिड है
तो इसकी कंसंट्रेशन को भी हम लोगों ने लास्ट में 1 ही करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी देख लीजिए, इसमें तो 3 है, इसमें हो गया 1, इसमें नहीं दिया हुआ तो इसमें भी 1 है, तो ये कर दिया Fe3 पॉजिटिव, एक्वस स्टेट पावर कर दी 1, और इसमें कर दिया OH नेगेटिव, अगेन एक्वस स्टेट, इसकी पावर इज इक्वल टू इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज़ 3। अब आपको पता है ऊपर तो 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय सेम चीज़ यू कैन कॉपी पेस्ट हेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते। अगर हल्का सा आप जो है एक दो बार इनको करके देख लो ना तो इजीली यू कैन डू, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने लास्ट वन की तरफ। अब जो लास्ट वन है हमारा वो कौन सा है, देखिए लास्ट वन दैट इज़ द ई पार्ट, दैट इज़ I2 सॉलिड, ठीक है, प्लस 5F2 गैस gives 2 times of IF5 लिक्विड स्टेट। अब इसमें भी हम क्या देख लेते हैं, Kc लिखना है इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही लिखना है सबसे पहले। तो देखो ज़रा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं उनको हम कर लेते हैं इस बार सर्कल। ये देखिए 2 है, 5 है, नहीं दिया हुआ तो 1 है, उठाइए, फिर जो राइट साइड में आएगा वो लिखा जाएगा ऊपर, ठीक है, विद स्टेट विद ब्रैकेट विद स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में। ये है आयोडीन, हालांकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में, इसको तो हमने 1 ही रखना है, पर चलो लिख देते हैं, फिर बाद में इसको विल राइट 1, ठीक है। ये आपका F2 गैशियस स्टेट है, पावर है 5, देन व्हाट वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू convention we can say that this I2 solid that is equal to 1, so we can again write this equation as मतलब this thing as raised to the power 2, नीचे ये 1 हो गया, बस एक ही चीज़ आएगी F2 is G and raised to the power 5. तो in this way we can write down the expressions for the equilibrium constant.